हाय एवरीबॉडी, वी वर स्टडिंग ट्रेड यूनियंस एक्ट और जैसा कि आपको पता है कि हमने सेक्शन 21 तक इसको खत्म कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछले वीडियोस में जाकर देख लीजिए। और आज से हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 डील्स विद प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बियरर्स टू बी कनेक्टेड टू द इंडस्ट्री। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर कैसे होता है। उसके अलावा और भी चीजें पढ़ी हमने, जैसे कि ट्रेड यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, उनकी ड्यूटीज क्या थी, उनके राइट्स क्या थे, है ना, उनके जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे उनके क्या राइट्स थे। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, यहाँ तक कि हमने ट्रेड यूनियन का कॉम्पोजिशन भी पढ़ लिया। लेकिन अब हमें ये जानना है कि भाई ये जो ऑफिस बियरर्स हैं, यानी ये जो ऑफिसर्स हैं, क्या ये जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसी से कनेक्टेड होंगे या फिर ये दूसरे इंडस्ट्री से कनेक्टेड होंगे? क्योंकि आप सोचिए कि अगर कोई इंडस्ट्री है, मान लेते हैं, और उसमें सारे लोग, जितने भी ऑफिस बियरर जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग सब बाहर के हों, तो क्या वो उस ऑफिस का या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस नेचर ऑफ वर्क का कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो समझ पाएंगे? क्योंकि जब तक आप उस सिचुएशन को कभी फेस ही नहीं किए हो, तो तब तक आप कैसे समझ पाओगे कि वहां के वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो इसी प्रॉब्लम को कर्ब करने के लिए लॉ हैज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। जितना फोर्सी कर सकते हैं उतना सॉल्यूशन लॉ देता है। तो इसको फोर्सी करने के लिए हमारा जो ट्रेड यूनियन एक्ट है ये कहता है कि नॉट लेस देन हाफ मेंबर्स, यानी कि हाफ मेंबर्स कौन होने चाहिए? engaged in the connected industry, engaged in the connected industry। यानी कि यहाँ पे ट्रेड यूनियन कह रहा है कि ट्रेड यूनियन एक्ट कह रहा है कि भाई इनके जो ऑफिस बियरर्स हैं, यानी कि प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो उनके लगभग आधे मेंबर, और ये कहाँ की बात हो रही है? ये हो रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अनऑर्गेनाइज, देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कहीं ना कहीं रूल बुक है, आपके पास रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा विक्टिम बनता है इसका। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हाफ मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिस बियरर्स के जो हाफ मेंबर हैं, वो उसी इंडस्ट्री से कनेक्टेड होने चाहिए, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ताकि वो समझ पाए कि वहां के लोगों को क्या परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन जो हो या फिर जो नेचर ऑफ वर्क हो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, या कैपेबल लोग नहीं है, या जो भी सिचुएशन है, मे बी वट एवर मे बी द सिचुएशन, उसके लिए एक थोड़ा सा प्रोविजो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कहाँ है इसका डेफिनेशन? तो इसका डेफिनेशन है बेटा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में है, आप देख लीजिएगा पहले। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर से ये डिक्लेयर करेगी कि भाई ये रूल इन ट्रेड यूनियन पे अप्लाई नहीं होगा, तब जाकर के इनको इससे छुट्टी मिलेगी। यानी कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बीट स्टेट बीट सेंट्रल, अगर ये स्पेसिफाई करती है कि भाई इस ट्रेड यूनियन के साथ ये समस्या है और दे विल नॉट बी फॉलोइंग दिस रूल, तब जा करके उनको इससे छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज इससे छुट्टी नहीं मिलेगी। दिस इज 22 फर्स्ट। आई गेस इट्स क्लियर फॉर यू। अब देखिए 22 सेकंड क्या कहता है कि जो ऑफिस बियरर्स हैं बेटा, ठीक है, जस्ट अ सेक, देखिए ये जो है ऑफिस बियरर्स हैं, इसमें से 1/3 मेंबर्स, यहां अभी हम क्या बात कर रहे थे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे थे। 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं, या फिर 1/3 या फिर यस 1/3 या फिर 5, दोनों में से जो भी कम होगा वो इसमें से वो होंगे कनेक्टेड इंडस्ट्री से। किसमें भाई? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, कि ऑफिस बियरर, जो ऑफिस बियरर्स हैं, उसमें से 1/3 मेंबर, जो 1/3 मेंबर है या फिर 5, जो भी कम हो, वो किससे होंगे? तो वो कनेक्टेड इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगे। दैट इज द रूल। अब इसका पार्ट थर्ड क्या कहता है? कि कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर, नो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
ये कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी मेंबर एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बेटा, उसको ऑलरेडी एक सैलरी मिल रही है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनको ऑलरेडी सैलरी वगैरह सब प्रोवाइड हो रही है, तो वो इस एग्जीक्यूटिव के या फिर जो ऑफिस बियरर है, मतलब हैंड इन हैंड आप यूज कर सकते हो। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिस बियरर जो है उनके जगह पर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर नहीं हो सकता है किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में। दैट इज अ फैक्ट, ठीक है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, वो नॉर्मल एक एमपी या एमएलए हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से एक है तो दे विल नॉट बी, दिस रूल विल नॉट बी अप्लाइड, यानी कि वो एग्जीक्यूटिव या ऑफिस बियरर नहीं हो सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए, एक कैच है, थोड़ा सा कैच है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ऑफिस बियरर्स हैं बेटा, जो मैंने आपको बताया है वो हाफ और 1/3 वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे एक क्वेरी बच्चों की ये उठती है। मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ बेटा क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो आपसे सिंपल क्वेश्चन तो पूछेगा ही, पर टफ क्वेश्चन भी आपको ये लेक्चर पढ़ के जाने के बाद टफ नहीं लगना चाहिए, है ना। तो अगर आपको वो फंसाएगा तो ये पूछ सकता है कि ये जो ऑफिस बियरर्स हैं हाफ या 1/3, तो इसमें क्या रिटायर्ड मेंबर्स काउंट होंगे? विल द रिटायर मेंबर बी अ पार्ट, या फिर वर्किंग होने चाहिए? क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि वो वर्किंग होने चाहिए या रिटायर्ड होने चाहिए। देखिए, ये जो 1/3 मेंबर्स हैं, इसमें दे विल इंक्लूड द रिटायर्ड मेंबर्स, क्योंकि है तो वो उसी इंडस्ट्री के ना। तो अगर वो रिटायर भी हो गए तो क्या हो गया, है तो इसी इंडस्ट्री के। तो लॉ कहता है कि अगर वो रिटायर्ड मेंबर्स हैं तो उनको आउटसाइडर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो भी इसके अंदर ही माने जाएंगे और वो 1/3 में कवर होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई विल मेक श्योर बेटा कि आप हर डिटेल को बहुत अच्छे से समझ पाए, क्योंकि अगर आप एक बार सुन भी लोगे ना लेक्चर को, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ऐसे सुन लोगे ना, तो आपको ऐसे बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सुन लिया ना तो आपको स्टोरी की तरह याद रहेगी, ठीक है। चलिए, सेक्शन 23 डील्स विद चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम कि भाई क्या हम अपने ट्रेड यूनियन का नाम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई अब ये नाम पुराना हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, लोगों को इतना पसंद नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर मे बी द रीजन, तो आप क्या करोगे, आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। लेकिन कब करोगे? अकेले फैसला नहीं ले लोगे। आप क्या करोगे कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, जितने मेंबर हैं उसके 2/3 मेंबर अगर हामी भरते हैं, अगर इसके लिए अग्री करते हैं, तब जा करके आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप नाम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, सेक्शन 24। हाँ, कोई भी डाउट होगा बेटा तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने फीडबैक्स दोगे, या फिर अपने जो क्वेरीज हैं, चाहे वो क्वेरीज थोड़ी टेक्निकल हो, नॉट एन इशू, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई बिलोंग टू अ लीगल प्रोफेशन। तो जाहिर सी बात है कि जो क्योंकि देखिए मैं आपको बेयर एक्ट समझा रही हूँ, मैं आपको लॉ समझा रही हूँ, पर इन केस आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो यू कैन आस्क इट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। चलिए, नेक्स्ट है आपका अमलगमेशन। व्हाट इज अमलगमेशन? अमलगमेशन इज जॉइन कंबाइनिंग। तो अगर एक ट्रेड यूनियन, मतलब 2 ट्रेड यूनियन, 3 ट्रेड यूनियन है, ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहे, एक ही इंडस्ट्री के, मान लेते हैं कि कोई भी कोल इंडस्ट्री के हैं, ठीक है, कोल माइंस से रिलेटेड है, या कोई भी एक से रिलेटेड है और 2-3 बने हुए हैं, तो वो चाहे तो मर्ज हो सकते हैं। क्या? बिल्कुल मर्ज हो सकते हैं। अगर उनको लगता है कि मर्ज होना चाहिए तो वो बिल्कुल मर्ज हो सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन मर्ज, यस दे कैन अमलगमेट और दे कैन मर्ज, ठीक है। अपना फंड्स, अब पैसा देखो, हर जगह पे जहां पर भी ऐसा कुछ मसला आएगा, वहां पर पैसे की बात सबसे पहले होगी। तो भाई क्या उनको अपने अकाउंट्स को भी जोड़ना पड़ेगा? तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। वो चाहे तो जोड़ सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी जोड़ सकते हैं, सेपरेट अकाउंट्स होल्ड कर सकते हैं, फिर भी वो अमलगमेट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है भाई, इसका भी कंडीशन है। अगर मैं चाहूंगी कि भाई आई एम द सेक्रेटरी, फॉर एग्जाम्पल आई एम द सेक्रेटरी, और मैं चाहती हूँ कि भाई मैं अब सामने वाले ट्रेड यूनियन से जाके मिल जाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है? नो। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और यहाँ पे हर जो ग्रुप बनता है, हर कुछ भी ऐसा जो बनता है, जो ग्रुप है जहां पे लोग वॉलंटरीली इन्वॉल्व हैं, वहां पर क्या होगा, वहां पर लोगों की कंसेंट भी पूछी जाएगी। तो यहाँ पे अमलगमेशन का क्या प्रोसेस है भाई, देखें जरा। तो कम से कम हाफ ऑफ द मेंबर्स, कम से कम आधे मेंबर्स वोट करने चाहिए। हाफ ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो वोट करने चाहिए, ठीक है। जिस दिन हम
मान लेते हैं क्लास है, मॉनिटर चुनना है, 50 बच्चे हैं, तो उसमें उस दिन कम से कम 25 बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि कम से कम आधे लोग जो हैं वो वोट करने चाहिए, और इन आधे में से 60% वोट्स होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं मान के चलूं तो मिनिमम ओवरऑल सब में से 25% है ना, क्योंकि 50% तो ये हो गया आधे, और उसका भी 25 नहीं 30, सॉरी आई गेस आपकी मैथ्स मुझसे ज्यादा अच्छी है, तो 60% इसका, तो आई गेस इस 30%, यानी कि लगभग 30% ऑफ द टोटल जो है आपका वोट होना चाहिए। पर अब ये मत एग्जाम में ये मत लिख देना 30%, एग्जाम में क्या है, हाफ मेंबर वोट होने चाहिए और हाफ का 60% होना चाहिए, है ना, कम से कम आधे बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए और उसका 60%, मतलब कि पूरा मैं कह लूं तो ऐसा कैसा, मैथ्स लगा लेना यार अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए 25 कहता है नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम और अमलगमेशन। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं नेम चेंज करूंगी अपने ट्रेड यूनियन का, या फिर मैं अपने जो बाजू वाला ट्रेड यूनियन है उससे जाकर के मिल जाऊंगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दिया, मैंने वोटिंग भी करा ली, ठीक है, लेकिन जो रजिस्ट्रार साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं तो उनको कौन बताएगा ये, हु विल नोटिफाई हिम कि भाई हम अमलगेट करने वाले हैं या फिर हम अपना नाम चेंज करने वाले हैं, ये कौन बताएगा उनको। इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑफिस बियरर ऑफ द ट्रेड यूनियन, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उन्हें बताएं कि भाई हम ऐसा ऐसा कुछ डिसाइड करने वाले हैं या ऐसा कुछ डिसाइड कर रहे हैं एंड वी नीड इट टू बी अपडेटेड, दिस इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सेक्शन 25 डील्स विद दैट। सेक्शन 25 का फर्स्ट क्लॉज कहता है कि हमको एक नोटिस देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा भाई, तो हमें एक नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में। ठीक है, किसके लिए, चेंज ऑफ नेम के लिए, चेंज ऑफ नेम के लिए, जिसमें कि किसका साइन होना चाहिए, सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए और +7 मेंबर्स का साइन होना चाहिए। किसका साइन होना चाहिए, सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए और 7 और मेंबर का साइन होना चाहिए। तो ये नोटिस इन राइटिंग हमको देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमको अमलगमेशन कराना है, चेंज ऑफ नेम का तो समझ में आ गया, स्पेलिंग गलत हो गई, 1 मिनट। अगर हमें अमलगमेशन कराना है तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें देना पड़ेगा सेक्रेटरी और +7 मेंबर्स। अब बोलोगे मैम ये तो सेम है, आपने बोला सेक्रेटरी 7 मेंबर, आपने बोला सेक्रेटरी 7 मेंबर, लेकिन ये 7 मेंबर कौन, ईच ट्रेड यूनियन, क्योंकि अमलगमेट कराओगे तो कम से कम 2 तो रहेंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो एक की मर्जी से क्या होगा, तो जो 2 है या 3 है या 4 है सबके साथ होना चाहिए, यानी कि ईच ट्रेड यूनियन, सारे ट्रेड यूनियन के 7 मेंबर। तो अगर आपको नोटिस देना है, आपको नाम चेंज कराना है, तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा इन राइटिंग, जिसमें कि सेक्रेटरी और 7 मेंबर के साइन होने चाहिए। और अगर आपको अमलगमेशन यानी कि मर्जिंग करानी है, 2 या 2 से ज्यादा ट्रेड यूनियन को जोड़ना है, तो उस समय पे भी आपको क्या चाहिए, आपको सिग्नेचर चाहिए सेक्रेटरी का और किसका, 7 मेंबर का, कितना, हर ट्रेड यूनियन जो भी आप अमलगेट करा रहे हैं उन सब से। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। और ये आप किसको भेजोगे, तो ये आप भेजोगे रजिस्ट्रार साहब को, नोटिस इन राइटिंग किसको, तो रजिस्ट्रार साहब को, जिस स्टेट में आप हैं उनके, जिस एरिया में आप हैं उनके रजिस्ट्रार साहब को आप ये भेजेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 कहता है क्या, याद करो जब हम पढ़ रहे थे ट्रेड यूनियन तो हमने सेक्शन 8 के बारे में पढ़ा, जब हम पहले आप शुरू के लेक्चर्स में, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 8 में हमने ये देखा था कि अगर हमें हम नाम कुछ प्रपोज करते हैं, रजिस्ट्रार साहब को रजिस्टर करने के लिए देते हैं अपना ट्रेड यूनियन, तो वो पहले चेक करते हैं कि नाम सेम तो नहीं है किसी से। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे कि अगर हमें नेम चेंज भी करना है या हमें अमलगेट करके एक नया नाम बनाना है, तो क्या होगा, चेक किया जाएगा इफ द नेम्स आर आइडेंटिकल, क्या नेम्स आइडेंटिकल हैं या फिर एकदम ही कॉपी है, या फिर ऐसे सुनने में सेम सेम लग रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या कि बस एक लेटर का चेंज है, जैसे कि आप देखते हैं ना अच्छे अच्छे ब्रांड्स के जो वो रहते हैं, कॉपीज रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉपी, तो उसमें एक लेटर बदला हुआ रहता है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि वो लेटर बदला हुआ है सिर्फ, हाँ, तो ऐसा अगर रजिस्ट्रार साहब को लगेगा कि दैट द नेम्स आर आइडेंटिकल और सिमिलर, या तो सेम है या तो सिमिलर या तो आइडेंटिकल है या तो बिल्कुल सुनने में एक जैसा लग रहा है, तो वो क्या करेंगे, डिनाई कर देंगे और बोलेंगे नाम बदल के लाओ, और नाम आपको बदलना पड़ेगा, और वो इस कंडीशन में डिनाई कर सकते हैं। मतलब जो हमने सेक्शन 8 में पढ़ा था सेम यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होगी। ठीक है,
ठीक है, तो वो रिफ्यूज कर सकते हैं। अगर आइडेंटिकल और सिमिलर नेम है तो वो रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज भी कर सकते हैं। ही हैज द राइट। ठीक है, अब सेक्शन 3 क्या कहता है कि इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, रजिस्ट्रार जो है अब वो सेटिस्फाइड है, रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नाम जो है वो बिल्कुल ना किसी से सिमिलर है और ना तो आइडेंटिकल है, तो हम इसको और सारे कंप्लाइंसेस भी आपने पूरे कंप्लीट किए हैं तो हम इसको रजिस्टर कर लेंगे। तो इन्होंने जैसे ही बोला कि हाँ भाई आई एम सेटिस्फाइड और इन्होंने आपको सर्टिफिकेट बना के दे दिया, फ्रॉम दैट डे द चेंज ऑफ नेम इज इफेक्टिव, द चेंज ऑफ नेम इज इफेक्टिव। ठीक है, उस दिन से आपका जो नया नाम था वो नया नाम चालू हो गया। ठीक है, नाउ देयर इज नो इश्यूज। चलिए सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या कहता है भाई? अब अगर ऐसा कहोगे कि भाई मान लेते हैं कि दो अलग अलग स्टेट हैं, ठीक है, और दो अलग अलग स्टेट के दो अलग अलग ट्रेड यूनियन है, ठीक है, जैसे कि मैं पटना में हूं और कोई कहीं अगल बगल बेगूसराय या कहीं का भी है, दो अलग अलग ट्रेड यूनियन है और हमने डिसाइड किया कि अब हमें मर्ज हो जाना चाहिए क्योंकि ड्यू टू सम क्लैशेस जो भी इश्यूज हैं उसके कारण हमें मर्ज हो जाना चाहिए। तो अब जब आप मर्जिंग का प्रोसेस कर रहे हो तो भाई दो स्टेट में, दो डिस्ट्रिक्ट में, कहीं पे भी दो स्टेट, मान ली कि मैं यहाँ हूँ कोई वाराणसी में, यूपी में आ जाएगा, मैं पटना में हूँ, बिहार में हूँ, अब दोनों अपने ट्रेड यूनियन को क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में कौन से रजिस्ट्रार को देंगे भाई, बिहार के देंगे कि यूपी के देंगे? तो अब इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो इसको ऐसे डिसाइड किया जाएगा कि द हेड क्वार्टर्स या जो रजिस्टर्ड एड्रेस है बेटा, ठीक है, आपका जो हेड ऑफिस है, याद करो आपको हेड ऑफिस का क्या देना था, एड्रेस देना था। तो हेड ऑफिस जिस भी स्टेट में पड़ेगा, जिस भी स्टेट में हेड ऑफिस पड़ेगा उसके रजिस्ट्रार को आप इसके लिए एमलगमेशन के प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन दोगे और वो रजिस्ट्रार उनको चेक करेंगे और फिर उसके बाद उनको आप सर्टिफिकेट वो दे देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड दे फील कि हाँ भाई एमलगमेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो उस समय पे वो ये सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ एमलगेशन इशू कर देंगे और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ एमलगमेशन इशू करा उस दिन से आपका ये जो नया कंबाइंड गठबंधन है ये यहां से शुरू हो जाएगा। दिस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द डेट दिस सर्टिफिकेट इज इशूड। आई गेस इट्स क्लियर फॉर यू। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपको कोई क्वेरी होती है यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, और वहां पे आपके सारे क्वेरीज का आंसर किया जाएगा। चलिए, अब नाम तो हमने चेंज कर लिया, अब इस नाम का इफेक्ट क्या होगा? नाम तो बदल लिया भाई, अब नाम का इफेक्ट क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुराना कोई ऐसा हमने गलत काम करा होगा और उसके बाद हम नाम चेंज करके एक न्यू आइडेंटिटी बन गए, ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये हम आगे अपने सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड ऑफ एमलगेशन, तो नाम बदलने से या फिर एमलगेशन करने से क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज, भले आप कितना भी नाम बदल लीजिए लेकिन अगर आपका कोई राइट है, ठीक है, या कोई ऑब्लिगेशन है, अगर आपका कोई अधिकार है तो उसको कोई नहीं छीन सकता। कोई ये नहीं कहेगा कि नाम बदल के आए हो तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा, या कोई आपकी जिम्मेदारी है तो उसको भी कोई नहीं बदल सकता। अगर आप नाम भी चेंज कर लोगे तो भी आपको ऑब्लिगेशन रहेगा, या फिर उससे भी ज्यादा जरूरी, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग है जो आप चला रहे हो या आपके अगेंस्ट चल रहा है, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू ट्रेड यूनियन इज अ सेपरेट एंटिटी, इट कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड। सो अगर कोई राइट है या कोई ऑब्लिगेशन है या कोई लीगल प्रोसीडिंग है जो आप चला रहे हो या आपके अगेंस्ट चल रहा है तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। नो इफेक्ट ऑन दैट, आप नाम कितना भी बदल के आ जाइए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, सेकंड क्या कहता है, अगर आपने एमलगेट कर लिया, इफ, स्पेलिंग गलत हो गया, अगर आपने एमलगमेट कर लिया, आपने किसी ट्रेड यूनियन से जाकर के आप मिल गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपका, किसी से आपने उधार लिया है, मान लेते कोई आपका क्रेडिटर है तो उसको आके ढूंढता हुआ आएगा कि ए कहाँ है, ए ट्रेड यूनियन कहाँ है, तो आप कहोगे ए ट्रेड यूनियन तो बी से जाके मिल करके ए भी बन चुका है, देयर इज नो ए एग्जिस्टिंग, बट द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर इज प्रिजर्व्ड, द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर विल बी सेम। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये क्रेडिटर अब मेरा नहीं रहा क्योंकि मैंने तो एमलगमेट कर लिया, नहीं, द राइट्स ऑफ द क्रेडिटर विल बी
preserved. So this is also one of the effect of amalgamation कि आप amalgamate करके कभी भी अपने जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं. ठीक है. Now coming to section 27. What if you want to dissolve? डिसोल्यूशन का क्या प्रोसेस होता है? जैसे कोई भी कंपनी आप शुरू करते हो, कुछ भी शुरू करते हो, तो जैसे बनाने का एक तरीका होता है बेटा, वैसे खत्म करने का भी एक तरीका होता है. ऐसा नहीं होता कि आज आपने सोचा कि कल हमको कंपनी खत्म कर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब आपने कुछ शुरू किया है, ठीक है, जैसे मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, तो दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनके प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू ऑल आर relying on me for certain things. Similarly, कोई ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, तो उसमें क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस अपने वर्कर्स को लेकर के, अपने क्रेडिटर्स को लेकर के, है ना, जिनको उन्होंने ऑर्डर दिया है, भले कोई पैसे का लेन देन नहीं है, पर गुडविल का रिलेटेड है. जैसे कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, भले पैसे नहीं लिए हैं, बट द पर्सन इज एश्योर्ड ना, वो तो एश्योर्ड है कि हाँ भाई मेरा काम यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगा. तो डिसोल्यूशन कोई ऐसा रैंडम सी चीज नहीं है कि अचानक से आज डिसाइड किया और कल हो गया. देयर इज अ प्रोसेस. सिमिलरली ट्रेड यूनियन में भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ट्रेड यूनियन कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये छोटा मोटा बॉडी नहीं है, ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी और बहुत रिस्पॉन्सिबल बॉडी है. तो इसको डिसॉल्व करने का भी क्या है, एक तरीका है. ठीक है. तो क्या तरीका है भाई, किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब अगर कोई ट्रेड यूनियन डिसॉल्व हो रहा है तो नोटिस देना पड़ेगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज. क्यों? क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए, लोगों ने मेंबरशिप ली है उसकी, लोगों ने इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया है ना, मीटिंग्स वगैरह. उसके बाद लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट तो लोगों का ट्रस्ट है, तो लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा. ठीक है. कितने भाई, कौन कौन साइन करेगा, तो इसमें भी कौन साइन करेगा, सेक्रेटरी साहब करेंगे. ठीक है. ऐसे आपको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि सब में लगभग सिमिलर प्रोसेस है. तो सेक्रेटरी हो जाएंगे और 7 मेंबर, यानी कि सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो साइन करेंगे. साइन कैसे करें, साइन करेंगे और किसको देंगे भाई, रजिस्ट्रार को देंगे. अब क्या कभी भी जब मन आए तब देंगे? नहीं, 14 दिन के अंदर देंगे. 14 डेज के अंदर. जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमको डिसॉल्व करना है, दे विल बी giving the application, the notice with the sign of the secretary as well as 7 members within 14 days to the registrar. और अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि everything is done in a right way, सब कुछ अच्छा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेंगे, इफ इज satisfied, तो डिसोल्यूशन उस दिन से, जैसे ही वो अलाउ कर देंगे, उस दिन से डिसोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि वो दिन आपका डिसॉल्व हो गया. लेकिन अगर पता चला कि आपने तो ऐसे बहुत सारा लोन ले रखा है, बहुत सारे लोगों से पैसे ले रखे हैं, मतलब द ट्रेड यूनियन हैज टेकन लॉट ऑफ अमाउंट, तो उस समय पे क्या, तो उस समय पे रजिस्ट्रार को अगर लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बंद करना चाहें तो बंद कर दिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस एंड अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन नॉट सोलली डिसाइड कि भाई अब हमको ऐसा करना है. और अगर कर भी रहे हैं तो सारा कुछ रूल रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए. ठीक है. नाउ कमिंग टू पार्ट 2. अगर देखो, सबसे हर चीज तो ठीक है, फंड्स में जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, फंड्स के बारे में तो लिखा ही रहता है हर जगह पे. तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऐसा होता है कि द ट्रेड यूनियन के रूल बुक में फंड्स के बारे में लिखा ही नहीं है कि भाई कैसे डिसॉल्व होगा, तो फंड्स कैसे जाएंगे सबके पास, तो उस समय पर द रजिस्ट्रार, अगर ऐसा है कि the rules of trade union does not provide for distribution of funds. अगर ट्रेड यूनियन का जो रूल बुक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स को डिसाइड नहीं करता है, उस केस में क्या करेंगे, तो रजिस्ट्रार जो हैं वो क्या करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फंड्स को. ठीक है. जैसा रूल के हिसाब से, जैसा मैनर प्रिस्क्राइब्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स इन द मैनर प्रिस्क्राइब. ठीक है. वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द मैनर प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब मैनर होगा उसमें ये फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो. ठीक है. नाउ सेक्शन 28, रिटर्न्स. देखिए, कोई भी जो ट्रेड यूनियन है उसमें कितना फंड आ रहा है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है ना, कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ हेल्प कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो एनुअली
ऑडिट करके रजिस्ट्रार के पास सेंड होगा, यानी रजिस्ट्रार इज बेसिकली द मैनेजर ऑफ ऑल द ट्रेड यूनियंस, कि वो रूल के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न, ये जो 28 सेक्शन का पहला पार्ट है ये कहता है कि जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनके पास एनुअली ये जाएगा सारा रिसिप्ट, क्या क्या भाई, तो जनरल स्टेटमेंट, जो भी जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे भी ऑडिट होना है मतलब ऑडिटेड जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट सारे काहे के भाई, तो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स मतलब आपके इनकम, है ना। आपने बजट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने एनुअल बजट पढ़ा होगा, उसमें होता है ना कि रिसिप्ट्स होते हैं और एक्सपेंडिचर होता है। तो ये रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का सारा कुछ कब जाएगा, 31 दिसंबर, ठीक है। इनका फाइनेंशियल ईयर जो है वो दिसंबर से दिसंबर चलता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्या कहता है भाई इसका, कि जो आपका ये है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, इसके अलावा भी क्या जाएगा भाई, तो कॉपी ऑफ रूल्स जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो जाएगा ही, इसके अलावा क्या जाएगा, कॉपी ऑफ रूल जाएगा, कि कहीं आपने कुछ चेंज तो नहीं किया है, तो वो रूल के हिसाब से सारी चीजें, मतलब वो सारा डॉक्यूमेंट बन करके रजिस्ट्रार के पास जाता है। किसके पास जाता है भाई, रजिस्ट्रार के पास जाता है, ठीक है। अगर आप कुछ भी ऑल्टरेशन करते हैं रूल्स में, अगर कुछ भी ऑल्टरेशन करते हैं, इफ देयर इज एन ऑल्टरेशन ऑफ रूल्स, तो ये आपको रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा विद इन 15 डेज, ठीक है। कितने दिन में भेजना पड़ेगा, विद इन 15 डेज। अगर कोई भी ऑल्टरेशन होता है तो किस पता होना चाहिए ना, अब आप कहोगे कि नहीं हमारे रूल में तो ये लिखा है, तो भाई रूल बनाया किसने और हमें कौन बताएगा। तो कभी भी देखो, शुरू में तो जब आप रजिस्टर करा रहे थे उस समय पे आपने रूल बुक एक भेज दिया, अब इन द मीन वाइल विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सिचुएशन की नीड को देखते हुए आपने अगर कुछ भी ऑल्टरेशन, कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्सट्रैक्ट किया है, तो वो आप 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार साहब को भेजेंगे, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए रजिस्ट्रार या तो खुद या तो फिर ऑफिसर को ऑथराइज कर सकते हैं, ठीक है। या तो खुद कर सकते हैं या तो फिर ऑफिसर को क्या कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं कि वो जा करके क्या करें, चेक करें, क्या करें, इंस्पेक्ट करें, चेक करें आपका सर्टिफिकेट, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो, आपके अकाउंट बुक्स को करें, आपके रजिस्टर्स को करें कि भाई रजिस्टर ठीक ठाक से मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और भी जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको वो क्या कर सकते हैं, जा करके खुद, या तो खुद चेक कर सकते हैं, या तो किसी ऑफिस वाले को बोल सकते हैं, या तो आपको, आप जो सेक्रेटरी हैं या जो भी ऑफिस बियरर है, आपको बुला भी सकते हैं कि आप ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के हमारे ऑफिस आ जाइए। तो अब क्या ऐसा तो नहीं है कि लंदन बुला लेंगे, ऐसा थोड़ी है कि भाई 5000 किलोमीटर बुला लिए। तो अब अगर लिखा नहीं होगा तो फिर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कुछ, इसीलिए ये भी स्पेसिफाइड है कि कितने डिस्टेंस तक बुला सकते हैं, तो 10 माइल्स तक बुला सकते हैं, ठीक है। दे कैन कॉल अप टू 10 माइल्स, ठीक है, जो भी आपका कहां से, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस से, तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस से 10 माइल्स तक के डिस्टेंस पे आपको बुला सकते हैं, और उससे ज्यादा दूर होगा तो उन्हें खुद आना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लॉ, एवरीथिंग इज मेंशन्ड, सब कुछ मेंशन्ड है ताकि कोई भी इस चीज का मिसयूज ना कर सके। इज इट क्लियर टू एवरीबडी, आई गेस सबको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट दिस इनिशिएटिव टू बी वेरी फ्रूटफुल। मैं चाहती हूँ कि ये आपको एक्चुअली बेनिफिट करे रादर देन जस्ट सीइंग द लेक्चर। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप एक बेयर एक्ट लेके तो जरूर बैठिए, ताकि आपको पता हो कि सिलेबस कहाँ कंप्लीट हो रहा है ना, एटलीस्ट यू शुड नो। क्योंकि देखो बेटा, लॉ पेपर ऐसा नहीं, अगर आप मतलब कहीं पे आप सोचोगे कि अरे ये तो आधे घंटे का लेक्चर में पूरा एक्ट है तो ये पढ़ना ज्यादा आसान है, लॉ इज समथिंग विच इज वेरी एलाबोरेटिव, ठीक है। अभी आप मानोगे नहीं, ये छोटा सा एक्ट है, मतलब ये बहुत बड़ा एक्ट नहीं है बाकी लॉ के कंपैरिजन में, बट इस पे बहुत सारे, मतलब बहुत बुक्स, बहुत सारे जजमेंट्स, जितना आप इसके डिटेल में घुसोगे ये आपको और अंदर खींचता जाएगा, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि बेयर एक्ट वो तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उतना मैं आपको इस इनिशिएटिव में पढ़ा रही हूँ। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज 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 आस्क, आई विल बी मोर देन हैप्पी आंसरिंग यू दिस। चलिए, कमिंग टू चैप्टर 4 एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर, ओके।
लास्ट चैप्टर ऑफ दिस एक्ट। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ये मैं खत्म कर दूं, तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा 10 मिनट, तो आई गेस यू विल बियर इट विथ मी। ठीक है, रेगुलेशंस। तो देखिए 29 क्या कहता है, पावर टू मेक रेगुलेशंस। कौन बना सकता है भाई रेगुलेशन? तो बना कौन सकता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये ध्यान रखिएगा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बी इट सेंटर बी इट स्टेट, जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। किस चीज का लॉ बना सकती है? क्या सारे लॉ बना सकती है? नहीं। किस चीज का लॉ बना सकती है? तो रूल्स वगैरह कैसे बनेंगे ट्रेड यूनियन के, ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है, और कितना फीस पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, फीस ऑन रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें जो है वो, ये राइट है किसको? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बनाने का। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है भाई, सॉरी ए है ये, है ना, ए और 1 का भी बहुत फर्क पड़ता है लीगल उसमें, इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या कर सकता है, तो ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड लॉ बना सकता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर हेड ऑफिस का चेंज करना, जो हेड ऑफिस है उसको चेंज करना, इससे रिलेटेड अगर कोई चेंज है तो वो कर सकते हैं। सी क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन, जो ऑडिटर है वो कौन होगा, कोई भी किसी को भी उठा के ले आओगे, तो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर भी कौन डिफाइन करेगा, तो दैट विल आल्सो बी डिफाइंड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, तो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ट बाय रजिस्ट्रार। ठीक है, कैसे रजिस्ट्रार ने अगर डॉक्यूमेंट बना के रखा है तो उनको भी तो कोई चेक करने वाला होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि उनका जिसको मन आएगा उनको दे देंगे, जिनको नहीं आएगा नहीं देंगे। देयर इज ऑलवेज अ हियरार्की। तो जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार साहब ने रखा है उसको चेक करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, और कितना फीस चार्ज होगा उसको चेक करने के लिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करने के लिए कितनी फी चार्ज होगी, तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। या फिर कोई भी अदर मैटर जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो, तो इसमें लिखा है एनी मैटर। ये लिबर्टी दे रहा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर बहुत जरूरी लगता है तो उसमें भी एज प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो कोई भी मैटर अगर लगता है कि जरूरी है तो ये भी यहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है, तो पहला हो गया आपका ये 29 का फर्स्ट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। सेकंड, किस किस चीजों में करेगी, तो देयर आर 5 कंडीशंस। थर्ड, अगर कोई चेंज करना होगा बेटा, अगर कोई रूल रेगुलेशन को चेंज करना, मतलब मान लेते इस एक्ट को ही चेंज करना है, तो एक्ट को चेंज करने का प्रोसेस आप सबको पता होगा। ठीक है, आपको क्या करना होता है, ये पहले लोकसभा राज्यसभा, है ना, कुछ कुछ कंडीशन में पहले राज्यसभा, या फिर बहुत सारे कंडीशन में ऐसा है कि इधर लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे भी वही है कि आपको ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ईच हाउस ऑफ द सॉरी हाउस ही छूट गया, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो बिल है वो वहां पे वो पेश करना पड़ेगा। ठीक है, और 30 दिन, कम से कम 30 दिन का ये डिस्कशन, अब 30 दिन में जितने भी सेशन हो जाए, ठीक है, 30 दिन में हो सकता है कि 1-2 सेशन हो सकता है 3 सेशन हो, और अगर मान लेते नहीं खत्म हुआ तो फिर अगले सेशन में होगा। ठीक है, तो 30 डेज में ये जो है ये कम से कम 30 डेज में डिसाइड होना चाहिए, ये नहीं कि अभी फटाफट डिसाइड करो। ठीक है, बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में होगा लगभग 30 डेज में, दोनों हाउस अग्री करेगी, बोथ हाउस अग्री। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन किया जाएगा, जब दोनों हाउस इसमें क्या हो जाएगी, अग्री करेगी, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि ये नोटिफिकेशन जो है वो पारित होगा। ठीक है, फोर्थ कहता है कि कैसे पारित होगा भाई, जैसे ही यहां से अप्रूव हुआ, जैसे ही दोनों हाउस से ये अप्रूव हो गया, उसके बाद जाएगा ये कहां भाई, स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में जाएगा और वहां पे फिर इसको कंसीडर किया जाएगा। तो पहले तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल बनाएगी इसके लॉ, सेंट्रल रेगुलेटेड है ये, और उसके बाद फिर स्टेट को देगी ये कि अपना व्यूज रखने के लिए कि भाई ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं ठीक है। आई गेस इट्स क्लियर टू यू। चलिए, तो दिस इज योर चैप्टर 4 रेगुलेशन। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, वो सेकंड लास्ट था। ठीक है, दिस इज द लास्ट चैप्टर एंड दिस इज पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कोई लॉ का जब तक ही मतलब नहीं है जब तक कि अगर उसको तोड़ने वालों को प्रॉपर पेनाल्टी और उसका प्रोसीजर ना हो, तब तक किसी भी लॉ का, क्योंकि
इट विल एक्ट एज अ टूथलेस टाइगर ना, कि मतलब सिर्फ लिखा हुआ है लेकिन जो तोड़ेगा उसके लिए क्या, तो ये भी लिखा होना चाहिए, जब सब कुछ लिखा है तो ये भी लिखा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। वैसे तो बहुत ज्यादा हार्श रूल रेगुलेशन नहीं है और बहुत अपडेट भी नहीं हुआ है, तो पनिशमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हार्श नहीं है, बट स्टिल वेल एंड गुड। पहला है फेलियर टू सबमिट रिटर्न। फेलियर टू सबमिट रिटर्न, अगर कोई ऑफिस बियरर का पर्सन है, अगर वो जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो उसको प्रॉपरली सबमिट नहीं करता है, टाइम से सबमिट नहीं करता है, बार बार नोटिस भेज रहे हैं फिर भी सबमिट नहीं करता है, तो फिर क्या होगा, तो ही विल बी लेविड अ फाइन, एक फाइन होगा जो कि मैक्सिमम 5 रुपए तक होगा। आई नो इट्स वेरी लेस, राइट, मैक्सिमम 5 रुपए तक होगा। और अगर ये कंटिन्यू होता है, स्टिल इट कंटिन्यूज, अगर ये कंटिन्यू होगा तो फिर ये एक्सटेंड हो सकता है कैसे, तो ₹5 पर वीक, इतने तक हो सकता है, जितने वीक तक आप डिफॉल्ट करेंगे उतने तक। यानी कि रजिस्ट्रार ने बोला ये डॉक्यूमेंट चाहिए पर सामने वाला ला ही नहीं रहा है, सामने वाला इग्नोर, दैट पर्सन इज इग्नोरिंग एंड इग्नोरिंग, तो ये फाइन हो सकता है ₹5 तक का। और उसके बाद फिर ये क्या हो सकता है, ये अगर आप कंटिन्यूअसली ऐसा कर रहे हो तो दिस कैन एक्सटेंड टू ₹5 पर वीक, ठीक है। चलिए इसका सेकंड क्या है, तो सेकंड है कि अगर कोई फॉल्स एंट्री करता है, मतलब जनरल स्टेटमेंट से छेड़छाड़ करता है या अकाउंट फंड से छेड़छाड़ करता है, कोई फॉल्स एंट्री अगर ऐसा करता है, या फिर कोई जो ऑल्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट भेजे उसको हो सकता है थोड़ा सा फोर्ज करके भेजा हो या तो कुछ इसमें ऑल्ट्रेशन करके भेजा हो, तो वहां पे भी फाइन है। और फाइन कितना है बेटा, तो दैट इज ₹500। आई नो दैट्स नॉट टू मच बट द एक्ट इज ओल्ड, और उस हिसाब से उस टाइम के उससे ये बना हुआ है और इसमें अभी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। मे बी ड्यूरिंग टाइम बहुत सारे लॉज में चेंजेस आ रहे हैं तो ये इसमें भी आ सकता है, ठीक है। नाउ सेक्शन 32, सप्लाइंग, सेक्शन 32 सेज कि सप्लाइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, डिसीव करने के लिए या कुछ भी ट्रेड यूनियन से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है अपने मेंबर्स की या किसी की भी, तो अगर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है तो दैट इज ऑल्सो, they will also be levied a fine and that fine can extend up to maximum of ₹200। मतलब इसमें भी ₹200 तक का फाइन है उनके लिए जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन ट्रेड यूनियन से रिलेटेड या उनके मेंबर से रिलेटेड दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारे क्राइम मेनली हो सकते हैं। सी, ये तो है, इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ जजमेंट्स, बहुत सारे जजमेंट्स टाइम एंड टाइम आते गए हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो बेसिकली आपसे प्रोविजंस पूछेगा, है ना, कि आपके प्रोविजंस क्या है मेनली, ठीक है। अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट होगा तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट, पर दिस वीडियो एंड द सीरीज दिस डील्स विद द जिस्ट ऑफ द एक्ट, कि ये एक्ट जो है वो कह क्या रहा है, इसमें कौन कौन से क्लॉजेस हैं, ठीक है। और अगर इस एक्ट में कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी चेंजेस किसी भी केस लॉ के वर्च्यू में आता है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ इट, ठीक है। अब आते हैं कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। भाई ये ऑफेंस को ट्राई कहाँ किया जाएगा, यानी कि कौन इसका कॉग्निजेंस लेगा, ठीक है, कौन इसको कंसीडर करेगा कि हाँ भाई दिस इज एन ऑफेंस, इसके सामने हमको जाना है। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, राइट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। जब हम डिस्प्यूट में गए थे तो हमने पढ़ा था कि डिस्प्यूट कहाँ ट्राई होगा, तो ट्राई होगा प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के सामने। किसके सामने, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के सामने, या फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसको कहते हैं जेएमएफसी, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो या तो प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट या तो जेएमएफसी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट खुद बोलेगी, कि कोर्ट को दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ गड़बड़ हो रही है, न्यूज़पेपर में किसी ने देखा कि हाँ भाई गड़बड़ हो रही है तो कोर्ट ने खुद इसका कॉग्निजेंस लिया, यानी कि नो सीओ मोटो कॉग्निजेंस। सीओ मोटो कॉग्निजेंस यानी खुद से कॉग्निजेंस नहीं होगा, ठीक है, खुद से कॉग्निजेंस नहीं होगा, इसमें किसी को कंप्लेन करने पड़ेगा, देयर शुड बी अ प्रॉपर कंप्लेंट, तब जा करके इसका कॉग्निजेंस होगा, ठीक है। और इसकी एक टाइम लिमिट भी दी हुई है बेटा, कि काम करने, मतलब किसी ने अगर ऐसी कोई घटना की है, मतलब मान लेते हैं कि दिस हैपेंड ऑन 1 जनवरी, तो यू हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड अगर होगा तो उसके बाद ये जो है ये इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई गेस आपको ये एक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आप ये चीज अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताओ इस इनिशिएटिव के बारे में, ताकि दे कैन ऑल्सो टेक द होल ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम इट,
है ना, एंड दिस विल लीड टू अ हेल्दी कॉम्पिटिशन इन द एग्जामिनेशन जब सोर्सेस इक्वल होंगे। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इनिशिएटिव है अच्छा लगा होगा। वी विल बी कमिंग नेक्स्ट विद अ न्यू एक्ट, है ना, इसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्दी डाल दूंगी, और आई विल ट्राई कि मैं ये सिलेबस जो है वो पूरा डिटेल में खत्म करूं और बहुत जल्दी खत्म करूं। एंड ऑफ कोर्स आई नीड योर सपोर्ट, तो कीप सपोर्टिंग अस, ठीक है। अपनी क्वेरीज, अपने जो आपके जो व्यूज हैं ये हमें बताइए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। ओके, कीप स्टडिंग, टिल देन बाय।